आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो बेटा आज हमारा जो सबक है, हमारे सबक का जो उन्वान है वो है पॉलीथीन। यानी पॉलीथीन जो है इसके क्या क्या नुकसानात हैं या इस पॉलीथीन से क्या क्या बीमारियां हमारे समाज में पनप रही है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। असल में बेटा ये जो पॉलीथीन आपका सबक है ये असल में एक ड्रामा है, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप आगे जाओगे 9th क्लास में या 10th क्लास में जब आप देखोगे वहां पर आपको बाज़ाब्ता तौर पर ड्रामा का एक नोट पढ़ाया जाएगा तफसील के साथ। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए या आप लोगों के मजीद इल्म के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रामा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज, यूनान हम कहते हैं बेटा ग्रीस को, तो यूनानी लफ्ज ड्राव से ये बना है। यूनानी लफ्ज ड्राव से ये मुश्तक है, ये उस लफ्ज से निकाला गया है जिसे हम कहते हैं ड्राव। ड्राव से मुराद है बेटा अमल या एक्शन। यानी ड्रामा के मीनिंग है एक्शन, इसमें एक्शन होता है, इसमें अमल यानी काम होता है, इसमें हरकतें होती हैं। ठीक है बेटा। ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाएगा या अदाकारी के जरिए पेश किया जाए, इसको हम ड्रामा कहते हैं। ये अदाकारों के लिए लिखा जाता है और अदाकारों के जरिए जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जो इसमें किरदार होते हैं, वो ड्रामा को बेटा पेश करते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी, ड्रामा की। और कहते हैं कि बकौल अरिस्टो, अरिस्टो का नाम आपने सुना होगा, इसको हम उर्दू में अरिस्टो कहते हैं और अंग्रेजी में हम एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल जो है बेटा आप जानते हैं कि एरिस्टोटल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो रहा है साइंस और फिलॉसफी के फील्ड में, उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एरिस्टोटल कहते हैं ड्रामा के बारे में कि ड्रामा अमल की नकल है या नकल की नकल है। यानी ड्रामा जो है ना ये किसी चीज की, किसी काम की नकल है। और कहते हैं कि दुनिया में जो भी हम काम करते हैं ना, दुनिया में हर चीज जो है ना ये नकल है। तो यहाँ पर वो ड्रामा के बारे में कह रहा है कि ड्रामा जो है ये अमल की नकल है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इंसानी जिंदगी की अमली तस्वीर है। ड्रामा जो है ये इंसानी जिंदगी की एक प्रैक्टिकल तस्वीर है, प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, लोगों के सामने इसको पेश करते हैं। ठीक है बेटा। तो ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज से निकला है, ड्राव से निकला है, जिसके मायने है अमल या एक्शन। और ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा किस्सा है जो अदाकारों के जरिए पेश किया जाता है या अदाकारों के लिए लिखा जाता है। और अरिस्टो ने कहा है कि ड्रामा जो है, ड्रामा अमल की नकल है या ड्रामा जो है ये नकल की नकल है, ये इंसानी जिंदगी की एक अमली तस्वीर है, इसको हम ड्रामा कहते हैं। और बेटा देखो ड्रामा जो है इसके लिए कुछ उसूल वज़ा किए गए हैं और वो उसूल यूनान में एरिस्टो यानी एरिस्टोटल ने वज़ा किए, इसी तरह हिंदुस्तान में बरतमनी ने वज़ा किए। एरिस्टोटल के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए इन दोनों ने इसके लिए कुछ अज्जा बनाए हैं, कुछ पार्ट्स बनाए हैं जो जानना जरूरी है। ड्रामा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ड्रामा किस तरह एक कामयाब ड्रामा बन सकता है। सबसे पहले इसमें एक किस्सा होना चाहिए, इसमें कोई कहानी होनी चाहिए, कहानी पेश करने वाले किरदार होने चाहिए और किरदारों के दरमियान जो डायलॉग होता है उसको हम उर्दू में मकालमा कहते हैं बेटा। इसी तरह मौसीकी, इसमें नगमा होना चाहिए, इसमें सिंगिंग होनी चाहिए, इसमें गाना होना चाहिए। इसी तरह इसमें रक्स, नाच गाना या वो नुमाइश होनी चाहिए, इसमें रक्स होना चाहिए। इसी तरह जिस्मानी आज़ा की हरकत, बॉडी जो है ना, बॉडी की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे जो जिस्मानी आज़ा हैं, जिस्मानी जो ये ऑर्गन्स हैं, इनकी मूवमेंट। इसी तरह लिबास इसमें देखा जाता है, इसी तरह इसमें आवाज देखी जाती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो किरदार होते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उस एतबार से कैरेक्टर को उसकी आवाज प्ले करनी है, अगर कोई आलिम होगा उस अंदाज से बात करनी है, अगर कोई बुजुर्ग होगा उस अंदाज से उसको अपनी आवाज पेश करनी है। इसी तरह बेटा स्टेज जो है ना ये इसके लिए अहम चीज है। तो ड्रामा जो है ना इसको स्टेज पर प्ले किया जाता है, इसको एक स्टेज पर पेश किया जाता है, तो ये एक जरूरी है। इसी तरह एक और चीज है वो है मरकजी ख्याल। ठीक है बेटा, एक मरकजी थीम होती है इसकी, एक मरकजी एक सेंट्रल आइडिया होता है इसके लिए। तो ये चीजें जो है ना ये बरतमनी, और असल में बरतमनी ने अलग कहा है और एरिस्टो ने अलग कहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको एक साथ लिखा है। तो ये चीजें ड्रामा बनाती है और इन ही चीजों को ड्रामा में देखा जाता है। और ड्रामा की जो पहली किताब मानी जाती है, ड्रामा के ऊपर जो सबसे पहले काम किया है वो किया है अरिस्टो ने। फनी ड्रामा पर अरिस्टो की शहर आफाक किताब बोतिका है, बोतिका को अव्वलीन किताब माना जाता है ड्रामा के हवाले से। इसी तरह बरतमनी जो है उन्होंने एक किताब लिखी है नाट्य शास्त्र जो है। अगर पहली किताब ड्रामा निगारी में ड्रामा के मौजू पर
बौद्धिका को माना जाता है। तो दूसरी किताब जो है वो भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र बेटा। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी किताब है या दूसरी किताब करार दी जाती है इस सिलसिला की। ठीक है, इतना ही नहीं, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी ना बेटा, कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र को 5 वेद होने का शरफ भी हासिल है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो है, तो कहते हैं कि इसको एक वेद का एक हिस्सा या एक शर्फ भी हासिल है। तो चलो बेटा, आज का जो आपका ड्रामा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस ड्रामा में कुछ किरदार होते हैं। पहले आप देखिए, ड्रामा का जो उन्वान है वो है पॉलीथीन। एक ड्रामाटाइज किया गया है इस पॉलीथीन को कि पॉलीथीन से क्या क्या होता है। या अब इसमें जो किरदार है बेटा वो है सरपंच। इसमें एक सरपंच होता है, एक आदमी होता है, एक नौजवान होता है और एक माहिर एक्सपर्ट होता है। ठीक है बेटा, इसमें एक एक्सपर्ट होता है और कई किसान होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो ड्रामा जो है ना, इसमें मुख्तलिफ ड्रामा में कुछ सीन्स होते हैं, कुछ मनाजिर होते हैं, कुछ मंजर होता है। तो पहला सीन आप देखिए बेटा, पहला सीन किस तरह ड्रामा स्टार्ट होता है। गांव के किसान सरपंच के सहन में भी परेशान और सरपंच के सहन में परेशान और दिल मलोल एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। कहते हैं कि जब गांव के लोग या गांव के किसान जो हैं वो सरपंच के सहन में आते हैं, क्योंकि सरपंच भी परेशान होता है या गांव के लोग भी वो दिल मलोल होते हैं, उनको किसी चीज की नाराजगी होती है, उनको किसी चीज की परेशानी होती है। जब वो आते हैं, एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ड्रामा में मुकालमा जो है ड्रामा में जरूरी है। डायलॉग, जब कैरेक्टर्स होंगे, किरदार होंगे, तो डायलॉग भी होगा। अभी डायलॉग शुरू हो रहा है। तो एक आदमी ने सरपंच साहब से कहा, एक आदमी, देखिए बेटा, सरपंच साहब हम लुट गए। ठीक है, हम लुट गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा। सरपंच के सामने आ गए, अपने मसाइल उनको पेश कर रहे, अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं कि जनाब हमारे बाल बच्चे जो हैं वो भूखे मर जाए। इसकी वजह यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा है, यानी फसल नहीं उग रही है। ठीक है, सरपंच वापस कहते हैं, एक सर्द आह भरकर। हाँ, क्योंकि सरपंच को तो मालूम था ना कि मेरे गांव के मसाइल क्या है, किसानों के मसाइल क्या है, तो उसको इस चीज का अंदाजा था, उसको इस चीज का इदराक और एहसास था। तो उसने एक सर्द आह भरी और कहा, हाँ मुझे पता है, मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे, जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। आखिर कहाँ गए वो दिन। यानी क्योंकि अनाज जो है, सब्जियां जो है, गल्ला जो है, जो चीजें हमारी इस मट्टी से उगती हैं वो हमारे लिए एक सोना है। कहते हैं कि मैं भी परेशान हूँ, ये हमारी सरजमीन, हमारी मट्टी, हमारे खेत सोना उगलते थे, लेकिन आज मैं भी परेशान हूँ। चंद सालों से कोई फसल नहीं उग रही है। एक आदमी फिर डायलॉग है, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खाता है। कोई आदमी कहता है कि जनाब मुझे लगता है कि कोई जिन, कोई भूत प्रेत, कोई बला हमारे है, कोई मनहूस चीज हमारे इन खेतों पर लग चुकी है, इसीलिए वो फसल उगने से पहले ही उसको खा जाता है। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। हाँ सब, अब सब क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे ना, ये सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और एक आदमी कहता है कि पिछले दिनों मैंने क्या किया, मैंने सुना कि एक दरवेश ने भी ऐसा ही कहा कि अरे भाई आज तो हमारे खेतों में जो ये फसल नहीं उगती है, कोई बला है, कोई जिन है, कोई देव है जिसकी वजह से फसल नहीं उगती है। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। चलिए, अगर जिन होता है कहीं पर, अगर कहीं कोई साया पड़ चुका है, मनहूस साया पड़ चुका है, तो लाजमी है कि हमें किसी जानने वाले के पास, किसी पीर बाबा के पास, किसी आलिम, किसी मौलाना के पास जाना पड़ेगा। सरपंच साहब ने कहा। एक जवान लड़का भी वहीं पर था। सुनिए आप, जवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है। अरे जनाब हमारी मिट्टी में कोई जिन देव नहीं है, बल्कि मुझे लगता है मिट्टी को कोई बीमारी हो चुकी है, कोई मिट्टी जो है खराब हो चुकी है, जो इसकी जो जरखेजियत है, ये जो मिट्टी फर्टाइल हुआ करती थी, कोई ना कोई इसमें मसला हुआ है। लड़का कह रहा है बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर एक्सपर्ट था एक, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है या एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले जो माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, मैंने सुना है वो कहते हैं कि आज हमारी जमीन को कुछ बीमारी लग चुकी है, हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल। हमें देखना है, हमें सर्च करना है, हमें तहकीक करनी है, आखिर वजह क्या है, हमारे खेत क्यों नहीं फसल दे रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट कह रहा था। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फोन पर भी बात की है। अब देखो बाकी सब भी सुन रहे। एक आदमी गुस्सा से बोल रहा है, 4 जमातें क्या पढ़ी हैं? अरे
इसका दिमाग खराब होने लगा है। तौबा तौबा है ना। क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने, लड़के ने कहा कि जनाब ये तो कोई जिन देव, ये तो ये कैसी बात है आप कर रहे हो, भाई तो दकिया नुशियत की बातें आप कर रहे हो। नहीं, असल में हमारी जो जमीन है, खेत है, इसकी जो जमीन है ये खराब हो चुकी है। एक एक्सपर्ट कह रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा, एक आदमी ने कहा अरे भाई आप क्या 4 जमातें पढ़ी है आपने, तौबा तौबा आप ये क्या कह रहे हो, हाँ ऐसा क्या कैसे हो सकता है। सरपंच जवान से मुखातिब होकर, सुन छोड़े, सॉरी यहाँ पर छोरे हैं लड़का, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है, क्योंकि ये तो जानने वाले नहीं थे ना, ये तो तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। अब इस बेचारे ने 4 जमातें पढ़ी थी, वहां पर कुछ पढ़ा था, कुछ सुना था, तो इसने भी इसको टोका, इसने भी इसको रोका, अरे भाई आप ही छोरे हो, आप लोगों की शामत है ये, आप लोगों की शामत है कि हमारी फसल नहीं उग रही है, कैसी बीमारी हो सकती है मिट्टी में। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, बाहर से एक लाउड स्पीकर कोई ऐलान होता है, कभी अच्छा लोग आवाज पर कान, सभी लोग आवाज पर कान डरते हैं, सब सुन रहे हैं आवाज। गांव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मट्टी का जायजा लेगी। अब एक जो लड़का कह रहा था, अब बाहर से भी ऐलान हुआ कि गांव के तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है कि बड़े बड़े मैदान में, एक बड़े खेत में आए, वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे एग्रीकल्चर के शोबे से, डिपार्टमेंट से, वो आपसे बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम वो अड़ा हुआ था अपनी बात पर, सब लोग एक साथ हाँ हम नहीं जाएंगे वहां पर। सरपंच खड़ा होकर कह रहा है, किसान भाइयों मैं जानता हूं कि ये लोग हमारे खेतों से देव तो आजाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहां जाने में कोई हर्ज, कोई मुश्किल नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, तो नहीं कर सकते, हमें पता है इसमें जिन हुआ है, इसमें देव हुआ है, कोई देव है इसमें, कोई मनहूसियत है इसमें, कोई बात नहीं है। अब अगर हम वहां पर जाएंगे, उस महफिल में जाएंगे, उससे कोई परवाह, कोई मुश्किल, कोई हर्ज नहीं। अब दूसरा सीन यहां से शुरू होता है। पहला सीन आपने देखा, दूसरे सीन में देखिए खेतों का मंजर, क्योंकि खेतों का मंजर है, वहां पर अब एक्सपर्ट्स आए थे, माहिरीन मशीनों के जरिए मट्टी की जांच कर रहे हैं, और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। ये किसान जो थे, बाकी बहुत सारे लोग जो थे, एक दूसरे की कानाफूसी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, मशीनें लगाई हैं जमीन पर मट्टी में। तो माहिरीन एक्सपर्ट जो है वो देख रहे थे, जांच कर रहे थे। सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर, साहब जी हमारा ख्याल है इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को लाए। अब सरपंच साहब कह रहे हैं एक एक्सपर्ट से, जनाब मुझे लगता है कि कोई देव हुआ है, कोई मनहूस देव का साया है हमारी इन खेतों पर, तो मुझे लगता है किसी पीर बाबा को हम बुलाएं। माहिर वहां से वापस कहते हैं, मशीन से नजर उठाकर देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा आपके खेत बांझ क्यों है, ये बंजर क्यों बन गए, असल में ये फसल क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी पीर बाबा की जरूरत, कोई देव कोई जिन नहीं हुए। मट्टी का टेस्ट करते करते चौंक जाता है। अचानक माहिर, अरे नहीं जवान लड़का क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों, आखिर सर क्या बात है। एक्सपर्ट देख रहा था मट्टी को। माहिर कह रहा है, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं, खेत आपके बीमार हो गए, आपकी जो मट्टी है, जमीन की जो मट्टी है ये बंजर हो चुकी है। लोग जोर जोर से हंसते हैं। अब लोग इस पर हंसते हैं कि जनाब ये क्या कह रहे हैं, जमीन भी, कोई मट्टी भी बीमार हो सकती है, जमीन भी बीमार हो सकती है। माहिर, हाँ इस मट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। ठीक है। जवान लड़का हैरान, चूंकि जवान लड़का जानने वाला था, पढ़ा लिखा बंदा था। खतरनाक बीमारी, वो कैसे। माहिर, पॉलीथीन से आपकी जो मट्टी है, आपके जो खेत है वो खराब हो चुके हैं। पॉलीथीन लिफाफों से, देखिए बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शय, जमीन, शय कहते हैं बेटा चीज को, जमीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती। हम सब, आप सब, जो एक बुरा अमल है हमारा, जो भी गलाजत निकलती है, जो भी ये पॉलीथीन होते हैं, जो भी ये लिफाफे होते हैं, हम क्या करते हैं, वो दूर कहीं खेतों में उसको फेंकते हैं। वजह यही है, माहिर कह रहा है यही वजह है कि इसी से आपके खेत जो हैं इनमें बीमारी लग चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि ये आसपास की तमाम मिट्टी को ये जहरीला बना देती है। ठीक है। तो ये हमारे माहौल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारी फसल के लिए ठीक नहीं है। ऐसा होता भी, अगर आपने देखा होगा तो हमारे घरों में जो गंदगी निकलती है, हम दूर कहीं खेतों में ले जाते हैं, या पॉलीथीन निकलते हैं हम ले जाते हैं उनको अपने खेतों में, फिर देख अरे भैया आज तो फसल नहीं हुई। वजह यही है क्योंकि इसमें जो जहर होता है वो हमारी मिट्टी के लिए बिल्कुल बुरा असर डालती है। लड़का, मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है, ये तो सड़ जाता है, गल जाता है। ये माहिर को कह रहा है, लड़का
माहिर कह रहा वापस नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता। साइंस कहती है कि पॉलीथीन को अगर हम जमीन में डालेंगे, जमीन के अंदर डालेंगे, मट्टी के अंदर डालेंगे, उसके बाद भी ये 300 साल तक सड़ नहीं जाता है, ठीक है। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी लाहक। और जो हम पॉलीथीन को जलाते हैं ये डिकम्पोज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं हम इनको, तो ये सड़ नहीं जाता है। और जब हम इनको जलाते हैं वो जो धुआं है जो आसमान में जाता है, हवा में जाता है, फजा में जाता है, उससे कैंसर जैसी एक मोहलिक बीमारी भी हो सकती है। अब लोग है ना, लोग सोच रहे, देख रहे हैं, लोग गौर से माहिर की बातें सुनने लगे। माहिर पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशी और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इंसानों के लिए नहीं, खेत के लिए नहीं, बल्कि जो जानदार हैं, जो मवेशी हैं, जो आबी जानवर हैं, उनके लिए भी ये मुजिर है, मोहलिक है एक आदमी। मगर वो कैसे? अब आप ये भी लोग भी अब होशियार हो गए, मगर वो कैसे साहब? माहिर इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कोचों में पड़े होते हैं, मवेशी उन्हें निगल लेते हैं, मगर हजम न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान ले लेते हैं। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर उस जहरीली शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बाइस। सड़क पर, रास्ते पर, कहीं पर जब हम पॉलीथीन फेंकते हैं तो मवेशी आते हैं, उनको निगल लेते हैं और वो उनके लिए उनकी जान लेते हैं। इसी तरह जो आबी जानवर होते हैं, जो पानी की सतह के नीचे, जो पानी के नीचे जानवर होते हैं, वो भी कभी जाने अनजाने में इनको निगल लेते हैं और उनकी मौत लाहक हो जाती है। लड़का साहब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध और दवाइयां भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। क्या उन चीजों पर भी इस जहरीली शय का कुछ असर पड़ सकता है? तो एक आदमी जो है, लड़का जो है, उनको कहना है कि जनाब हम तो सब्जियां भी लिफाफे में लाते हैं, हम तो घर की खाने की जो चीजें होती है वो भी, दूध भी लाते हैं लिफाफे में, या आज तो पैकेट होता है दूध ये लिफाफों में, तो क्या उससे भी कोई असर पड़ेगा इस जहर से? माहिर हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया उन दीदा जेब खुशनुमा है ना, कुछ लिफाफे, कुछ पॉलीथीन ऐसे होते हैं जो हमें खुश लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। दीदा जेब, खुशनुमा और खुश रंग लिफाफों में लाते हैं, उनसे वो खाना हमारे लिए मुजिर, सेहत हमारे लिए मुजिर बन जाता है, हमारी सेहत के लिए मुजिर बन जाता है। तो लिफाफों में जो चीजें हम लाते हैं वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी जमीन को खराब कैसे कर सकते हैं? तो अब लोग भी ना होशियार हो गए, एक्सपर्ट से राय पूछ रहे, जनाब ये जमीन थोड़ी बहुत जो पॉलीथीन होते हैं ये कैसे हमारी जमीन को खराब कर सकते हैं? माहिर पॉलीथीन लिफाफे उस वक्त काफी मिकदार में फरोख्त किए जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं, यानी हर साल 10 खरब लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं, जिनका सिर्फ 1% हिस्सा 1% साल भर में जाया किया जाता है। और वो जाया करना जो है, वो जाया जो चीजें होती हैं, पॉलीथीन होता है, वो कहाँ जाता है? वो तो मिट्टी में जाता है ना, वो खेतों में जाता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे खतरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन है। पॉलीथीन की एक किस्म है, वो है काले रंग का जो पॉलीथीन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सरपंच, अब सरपंच यहां पर कहता है खड़े होकर, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है ये साहब ठीक ही कह रहे हैं, हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं, ठीक है। और हमने पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पर एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, यानी हम खुद को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत सारी पॉलीथीन या प्लास्टिक इस्तेमाल करके हम खुद को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब लोग एक साथ हाँ, ये सब बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब लोग भी मुत्तफिक हो गए कि भाई जो लड़का कह रहा था, भाई जो माहिर कह रहा है कि इसमें कोई जिन, कोई देव नहीं हुआ है, बल्कि असल जिन जो है वो है पॉलीथीन जिन। माहिर मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप झाड़ फूंक के जरिए निकलवा सकते हैं, मगर पॉलीथीन जिन इतना खतरनाक है कि उसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया। हालांकि बहुत से ममालिक ने इसकी खरीदो फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है। कहते हैं कि इस माहिर ने कहा कि जनाब, आप अगर किसी को कोई जिन होता है, कोई देव होता है, कोई मनहूस साया होता है, कोई दुआ पढ़ेंगे, हाँ, कोई फूंक मारेंगे, तो वो तो
दूर हो जाएंगे, लेकिन पॉलीथीन ऐसा जिन है, इसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया है। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस पर पाबंदी, इस पर बैन लगाई है, और जरूरत इस बात की है कि हम भी इस पर पाबंदी लगाए। सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकेंगे। जनाब, हमें कोई राय दीजिए, कोई मशवरा दीजिए कि हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं, किस तरह हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। माहिर कह रहे हैं आप लोगों को मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज उठानी है। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शय पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए। यानी हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें इस हवाले से बड़े बड़े जो इदारे हैं उनको सामने आना है और सरकार को मजबूर करना है कि जनाब पॉलीथीन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इस पर आप पाबंदी लगाइए। हमें मजबूर करना है अपनी सरकार को। अपनी सरकार जब मजबूर हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास एक अथॉरिटी होती है चीज़ों को रोकने का, चीज़ों को आगे ले जाने का, तो हमें मुत्तहिद होकर ये काम करना है, आवाज़ उठानी है। इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, लोगों को अवेयर करना है, आगाह करना है। जवान लड़का खड़ा होकर आवाज़ दो। अब जवान लड़के ने क्या कहा? आवाज़ दो, सब लोग एक साथ, हम एक हैं। जवान लड़का, पॉलीथीन जिनको, और सब लोग कह रहे हैं खत्म करो, खत्म करो। ठीक है बेटा, लोग जुलूस की सूरत में निकल जाते हैं और स्टेज का पर्दा, इसी के साथ जो ड्रामा है वो इसी के साथ मुकम्मल हो जाता है, और स्टेज का जो पर्दा है वो हाइल हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आप इसके कुछ सवाल है। गांव के किसान सरपंच के सहन में क्यों जमा हो गए थे? गांव के किसान सरपंच के सहन में इसलिए जमा हुए क्योंकि वो शिकायत कर रहे थे कि उनके बाल बच्चे भूख से मर जाएंगे, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी उनके खेतों से फसल का एक दाना भी नहीं उगा। सरपंच और किसानों के मुताबिक जमीन से फसल क्यों नहीं उग रही थी? क्या कह रहे थे वो? जिन देव, कोई किसी का मनहूस आया पड़ा है। सरपंच और किसानों के मुताबिक जमीन से फसल इसलिए नहीं उग रही थी क्योंकि उनके खेतों पर किसी देव या जिन का साया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद माहिर ने मट्टी की जांच के बाद क्या कहा? माहिर ने मट्टी की जांच के बाद कहा कि किसानों के खेत बीमार हो गए हैं, पॉलीथीन लिफाफों से मट्टी को खतरनाक बीमारी लग गई है, पॉलीथीन ने मट्टी को जहरीला बनाया है, इसीलिए फसल नहीं उग रही। पॉलीथीन के मुज़िर असरात पर हमें 5 जुमले लिखने हैं। देखिए बेटा, पॉलीथीन मट्टी की आलूदगी का सबसे बड़ा अंसर है। इससे मट्टी की जरखेजी यानी फर्टिलिटी जो होती है, फर्टाइल जो जमीन होती है, वो खत्म हो जाती है। पॉलीथीन जलाने से जहरीला धुआं हवा में तहलील होकर यानी मिलकर, मिक्स होकर हवा की आलूदगी में इजाफा करता है। इस आलूदा हवा से यानी पॉलीथीन की जो हवा जब हम इसको जलाते हैं उससे क्या होता है? कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियां लग जाती हैं, जो हमें सबक में पढ़ा भी। पॉलीथीन के जरिए नालों और झीलों का पानी भी गंदा हो जाता है। ठीक है बेटा, हमें उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आया होगा। तो देखने के लिए शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम।